Good afternoon, students. Today we will discuss the topic thermodynamics and kinetic aspects of metal complexes. Whenever we study about the complexes, we have to discuss about the stability of the complexes. Thermodynamics and kinetics, stability. Kinetics, stability. Stability of a compound means whether compound exists or not for a longer period of time. अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये बताता है कि वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो अंडर सुटेबल कंडीशन वो कितने टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है. तो स्टेबल और अनस्टेबल टर्म्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताते हैं. इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल अबाउट टेंडेंसी ऑफ ए स्पीशीज टू एग्जिस्ट और नॉट. ओके, द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ये बताती है मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ complex. Extent of formation of a complex at equilibrium. अभी हम जो टॉपिक शुरू में पढ़ेंगे वो हम ये बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है. कि पहली बात वो कंपाउंड बनता है या नहीं बनता, मतलब कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अंडर सुटेबल कंडीशन हम कितने टाइम के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं, और उसको मेजर करने का तरीका क्या है कि थर्मोडायनेमिकली वो कंपाउंड स्टेबल है या नहीं है, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं. मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एट इक्विलिब्रियम. तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है टेट्रामीन कॉपर आयन का, तो 4NH3 हमने इसमें ऐड किया, हमारे पास ये बन गया CuNH3 2 पॉजिटिव. तो हमारे पास ये बन गया टेट्रामीन कॉपर आयन. ओके, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Cu, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट. यहाँ 4 है तो 4 आ गया. तो K की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, K की वैल्यू डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो K की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी. अगर K की वैल्यू ज्यादा है इट मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है. जैसे अगर हमारे पास इस कंडीशन के लिए जो इसकी वैल्यू है हमारे पास, इट इज हमारे पास एक, तो हमारे पास जैसे ये हो गया, हमारे पास ऐसे ही हमने एक और कॉम्प्लेक्स बनाया Cn नेगेटिव साइनाइड के साथ हमने बनाया, तो हमारे पास ये बन गया CuCN4 2 नेगेटिव. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है K की वैल्यू इट्स 2 × 10⁻27, और इसकी जो वैल्यू आती है हमारे K की वैल्यू दैट इज 4.5 × 10⁻21. तो अगर हम दोनों में से डिफ्रेंशिएट करें तो विच वन इज मोर स्टेबल, 10⁻27 और ये 10 क्या है 21. तो यानी कि टेट्रासाइनोकॉपर आयन इज मोर स्टेबल. दिस कॉम्प्लेक्स टेट्रासाइनोकॉपर आयन इज मोर स्टेबल क्योंकि इसकी K की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि प्रोडक्ट क्या हो रहा है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये फॉर्म हो चुका है. अब आता है हमारे पास, तो एक इसी में आता है हमारे पास एक टर्म डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट इट इज द रिवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जिसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू रिवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी K की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू KD से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं S स्टेबिलिटी, S को स्टेबिलिटी कांस्टेंट. तो जिसकी KD की वैल्यू लार्जर होगी यानी कि उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी. ओके, जैसे अगर हम वही टेट्रामीन कॉपर की और इसकी वैल्यू करेंगे तो उतनी ही K डिसोसिएशन कॉपर टेट्रामीन के लिए 2.22 × 10⁻22 आ जाती है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स शो करता है डिसोसिएशन की वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है हमारा हाईली स्टेबल है. जितनी K की वैल्यू स्मॉलर है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी उतनी कम स्टेबिलिटी है, लेकिन डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्म में जितनी ज्यादा लार्ज वैल्यू होगी कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा, अनस्टेबल होगा. ओके, अब आता है हमारे पास दो तरह के स्टेबिलिटी कांस्टेंट है. हमारे पास दो तरह के स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं. एक आता है हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और एक आता है जिसको हम क्यूमुलेटिव भी बोलते हैं, और एक आता है हमारे पास स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट.
स्टेप वाइज स्टेप। तो ये जो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस है, एक कॉपर का टेट्रामीन के साथ और एक टेट्रामीन कैडमियम का। तो सेकेंड ग्रुप की जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं H2S गैस पास करके, तो जो CuS है ये क्या होगा हमारे पास, ये प्रेसिपिटेट नहीं बनता, कॉपर का सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनता, जबकि CDS का बन जाता है। अब CDS का बन जाता है, इट मीन्स जो हमारा टेट्रामीन कैडमियम आयंस है जो ये कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू टेट्रामीन कॉपर। ये लेस स्टेबल है, इसलिए जो सेकंड ग्रुप के एनालिसिस में कैडमियम हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो कैडमियम आयन हमारे निकल जाते हैं, किसकी फॉर्म में, कैडमियम सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना देते हैं, लेकिन कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट नहीं बनते। तो सेकंड ग्रुप की एनालिसिस में कैडमियम आ जाता है लेकिन कॉपर नहीं आता, क्योंकि जो कैडमियम का जो कॉम्प्लेक्स है इट मीन्स इट इज़ लेस स्टेबल, ये डिसोसिएट होके H2S गैस जब पास करेंगे सल्फाइड गैस के साथ ये CDS के प्रेसिपिटेट बना देता है। तो जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, इन सब का समअप क्या है कि मोर द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट मोर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ प्रोडक्ट एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूट आयंस, और जिससे वो कॉम्प्लेक्स बना है। और यूजुअली एक हमने जर्नल डिस्क्रिप्शन निकाला है कि लॉग बीटा की वैल्यू अगर मोर देन 8 है, मोर देन 8 है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हमारा, स्टेबल होगा। ओके, अब ये तो सारी हमारी बात है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की, कि ये बताता है वेदर ए कंपाउंड एग्जिस्ट और नॉट, और एग्जिस्ट करता है तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन बनी है। लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या है, काइनेटिक स्टेबिलिटी में स्टेबल और अनस्टेबल, काइनेटिक्स की टर्म, काइनेटिक्स आपको पता है इट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो काइनेटिक्स की टर्म में स्टेबल और अनस्टेबल टर्म के लिए हम टर्म यूज करते हैं, स्टेबल मीन्स इनर्ट एंड अनस्टेबल मीन्स लेबाइल, कि वो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, लेकिन अगर लिगेंड्स का क्विक एक्सचेंज है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, काइनेटिक की टर्म में अनस्टेबल होगा। काइनेटिक स्टेबिलिटी की टर्म में अगर हम बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया हमारे पास कोई भी, जैसे सपोज निकल है, निकल का साइनाइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बन गया, निकल का ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू तो बहुत लार्ज है, तो बीटा तो सिर्फ ये बताता है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इज लार्ज एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बना, अगर इसको हम थर्मोडायनेमिक के लिए कॉम्प्लेक्स स्टेबल है क्योंकि बीटा की वैल्यू बहुत लार्ज है, लेकिन अब काइनेटिक्स की टर्म में अगर आपको स्टेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, CN लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड को हम CN कार्बन का आइसोटोप यूज करेंगे, और अगर ये रिएक्शंस फास्ट है, ये लिगेंड एक्सचेंज फास्ट है, CN3 तो ऐसे हो गया, और एक CN पे हमारा पास क्या है, कार्बन का आइसोटोप है, इट मीन्स, और एक CN नेगेटिव हमारे यहाँ निकल गया, इट मीन्स एक कार्बन जो साइनाइड आयन का एक C है वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया कार्बन 14 से। अगर ये लिगेंड एक्सचेंज फास्ट है तो ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ बीटा, बट काइनेटिकली ये अनस्टेबल, और जहाँ पे काइनेटिकली कोई कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है वहाँ पे हम ये टर्म यूज करते हैं लेबाइल। ओके, और काइनेटिकली कोई चीज़ स्टेबल है तो हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, इनर्ट। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, दोज कॉम्प्लेक्सेस इन विच substitution reaction have half life period more than a minute, more than a minute, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे हमारे पास, इनर्ट होंगे। और जिन कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड लेस देन ए मिनट है, मतलब लिगेंड एक्सचेंज फास्ट है, लिगेंड एक्सचेंज वेरी फास्ट मीन्स जो हाफ लाइफ पीरियड है इट इज लेस देन ए मिनट, लेस देन अ मिनट, इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स क्या है, लेबाइल है। तो आई थिंक सो नाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड द काइनेटिक स्टेबिलिटी। नाउ वी विल डू चैप्टर का हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द, भी वो कॉम्प्लेक्स बना है हमारे पास वो कितना स्टेबल है, अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स।
तो स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, एक है नेचर ऑफ लिगेंड। स्टेबिलिटी कांस्टेंट में दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और एक आता है हमारे पास स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम K1, K2, K3 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओवरऑल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द बीटा। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए, जैसे हमारे पास सपोज इस तरह का लिगेंड है Ml3, ओके, तो ये कैसे बनेगा हमारे पास Ml3, इसको करने के लिए M डायरेक्ट 3 लिगेंड ऐड हुए हमारे पास, और हमारे पास बन गया Ml3 कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारी बीटा की वैल्यू है दैट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और अगर आपको स्टेप वाइज करना है, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आपने M किया, L ऐड किया, तो हमारे पास बन गया Ml दैट इज K1। इस Ml में एक और लिगेंड ऐड किया तो आपका बन गया Ml2 दैट इज K2, और इस Ml2 में एक और लिगेंड ऐड किया तो आपका बन गया Ml3 दैट इज K3। तो K1, K2, K3 आर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अगर इनकी वैल्यूज की बात करें तो K1 इज यूजुअली लार्जर देन K2 एंड देन K3 एंड सो ऑन अप टू Kn। दिस इज बिकॉज अगर एक मेटल ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड है किसी लिगेंड के साथ, तो क्या होगा, वो लिगेंड है वो इनकमिंग लिगेंड को रिपेल करेगी बिकॉज ऑफ कोलम्बिक रिपल्शन, और इसकी वजह से जो K1 है, यानी कि K1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी कि जो ये Ml फॉर्म हुआ, ये Ml एक और लिगेंड को आने से क्या करेगा, हिंडर्ड करेगा, उसको आने नहीं देगा, क्योंकि रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से उसको आने नहीं देगा, और इसकी वजह से K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि K1 इज दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन एंड एज कम्पेयर टू दिस वन। अब इन दोनों के बीच में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि बीटा और K1, K2, K3 के बीच में क्या रिलेशन है, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, हम β3 लिखते हैं। व्हाट इज β3, Ml3 Ml3, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप इससे डिवाइड कर दो, Ml2 Ml से, इस कॉम्प्लेक्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने ये रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, Ml3, ये जो Ml2 आया आपको, इसको इसके नीचे रखा आपने, और लिगेंड 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो 3 लिगेंड में से एक लिगेंड यहाँ रख दिया। Ml2, ये जो Ml2 है, इसके नीचे आप रखोगे Ml, ये हो गया हमारे पास, ये टर्म हो गया, ये हो गया, और एक लिगेंड हो गया, और एक लिगेंड, 3 लिगेंड है, 3 में से हमारे पास एक लिगेंड यहाँ आ गया, उससे नेक्स्ट स्टेप में इनटू Ml, M आ गया हमारे पास, और एक लिगेंड और आ गया, ओके। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज द K3। अगर K3 लिखेंगे तो हम क्या बनेगा यहाँ पे, Ml3 ओवर Ml2L, तो दिस इज सेम टर्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे, K3 इंटू K2 इंटू K1, तो β3 इज टू K3 K2 K1, और अगर हम βn लिखेंगे तो हम लिखेंगे K1 K2 K3, n इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स अप टू Kn। और अगर आपको लॉगरिथम की टर्म में लिखोगे, log βn इज इक्वल टू log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 एंड सो ऑन अप टू log Kn, ओके। तो जो बीटा है उसका क्या रिलेशन है, इसका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो जितनी ज़्यादा बीटा की वैल्यू होगी, लॉग बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, लॉग बीटा इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो मोर द वैल्यू ऑफ लॉग बीटा, मोर विल बी द कॉम्प्लेक्स विल बी द स्टेबल। और इसका प्रूफ क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास Cu टेट्रामीन कॉपर का आयन हमारे पास, और एक हमारे पास ऐसे ही टेट्रामीन कैडमियम का आयन है, कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। जब हम एनालिसिस कर, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और नेचर ऑफ लिगेंड दोनों ही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो सेंट्रल मेटल आयन के नेचर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज द चार्ज ऑफ ए सेंट्रल मेटल आयन। चार्ज ऑफ
सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन है, जितनी ज़्यादा इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होगी, यानी कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ रेडियस टू द चार्ज टू द रेडियस। चार्ज टू द रेडियस, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारा? स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा, यानी कि साइज तो स्मॉल आना चाहिए, साइज तो क्या होना चाहिए मेटल आयन का? स्मॉल। और चार्ज क्या होना चाहिए हमारा? मोर। वो सेंट्रल मेटल आयन क्या करेगा? वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। तो जैसे अगर हम हमारे पास Fe3 पॉजिटिव है, फेरिक आयन है, एक हमारे पास फेरस आयन है, तो जब ये साइनाइड के साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन गया CN6 3 नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास बन गया FeCN6 4 नेगेटिव। तो जो लॉग बीटा की वैल्यू है इस केस में हमारे पास 8.3 है, और इस केस में हमारे पास कितनी है? 31 वैल्यू ऑफ लॉग बीटा। तो इट क्लियरली इंडिकेट कि यहाँ पे आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, तो यानी कि ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और इसी में सेकंड फैक्टर है हमारा साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, अभी हमने बोला कि चार्ज ज़्यादा होना चाहिए तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा हमारा? स्टेबल होगा। रेडियस क्या है हमारे पास? ज़्यादा रेडियस होगी, मोर द रेडियस लेसर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यानी कि मेटल आयन का जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। जितना ज़्यादा ये छोटा होगा उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, और उतना ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारा? स्टेबल होगा। ठीक है। अगर हम बाईवैलेंट आयंस की कंपैरिजन करें, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अबाउट द इरविंग विलियम्स सीरीज। साइज ऑफ मेटल आयन as the size of metal ion decrease, stability of complex increase. ये कॉमन है हमारे पास, जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ज़्यादा होगी। तो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा। रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस स्मॉलर देन चार्ज डेंसिटी विल बी लार्जर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी मोर। तो साइज के बेसिस पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड, अगर हम बाईवैलेंट आयन की एक सीरीज बनाएं इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो हमारे पास है मैग्नीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, आयरन, कोबाल्ट, स्टेबिलिटी, दिस इज द सीरीज फॉर द स्टेबिलिटी। क्योंकि मैग्नीज का साइज क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में? सबसे कम होगी। कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक आयन। ओके, ऑल these आयन कैरी द सेम चार्ज, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाती है हमारी? इंक्रीज हो जाती है। इसमें अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल जिंक का जो साइज होता है वो कॉपर से लार्ज होता है, जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो साइज होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। बट जिंक आयन है मोर साइज एज कम्पेयर टू कॉपर आयन ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। आपने डी ब्लॉक में पढ़ा होगा, ड्यू टू की फुली फिल्ड होते हैं ऑर्बिटल, तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो जिंक का साइज है वो क्या होता है? कॉपर से बड़ा होता है। अदरवाइज लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, बट जिंक है मोर साइज एज कम्पेयर टू कॉपर आयन। अगर इसमें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 डाल दें अगर हम एस ब्लॉक का, तो आपको पता है बेरियम का साइज सबसे बड़ा होता है, स्ट्रोंशियम का उससे छोटा, देन कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज सबसे बड़ा किसका होता है? बेरियम का। तो स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। इसमें हम ऐड कर देंगे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और कॉपर से पहले हमारे यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जिंक ऐड कर सकते हो साइन के लिए, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा? Cu2 पॉजिटिव। तो ये जो सीरीज बनी है हमारी, इसको हम बोलते हैं इरविंग विलियम्स सीरीज। इरविंग विलियम्स सीरीज इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन, बाईवैलेंट मेटल आयंस, that depends upon the size of the metal ion. Lesser the size of metal ion, कॉपर का सबसे छोटा होता है, more will be the stability of the complexes. मेटल आयन का फर्स्ट पॉइंट था चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, मोर द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सेकंड था हमारे पास साइज ऑफ मेटल आयन,
स्मॉलर द साइज मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड इसमें आता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल आयन। ओके, अब इन्होंने बोल रखा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज आल्सो डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मेटल आयन। तो अकॉर्डिंग टू अर्लैंड, चैट एंड डेविस, मेटल आयन को हमने दो क्लासिफिकेशन में, दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक हमने डिवाइड किया है क्लास ए में और एक हमने डिवाइड किया है क्लास बी में। क्लास ए में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में आगे हमारे जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ जितने भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और वो ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इसमें हमारे पास आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वैनेडियम, ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड 2, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन, फ्यू इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वैनेडियम। ओके, तो क्लास ए मेटल्स के हैं रिलेटिवली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड एन इनर्ट गैस कोर। ओके, और क्लास बी में हमारे पास क्या आ गया, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोमेटल्स। और क्लासिफिकेशन आए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक क्लास ए है और एक हमारे पास क्या है क्लास बी, और इसमें आते हैं हमारे पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितने भी हैवी मेटल्स हैं ट्रांजिशन सीरीज के, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं बियॉन्ड इनर्ट गैस कोर। यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बियॉन्ड इनर्ट गैस कोर और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बियॉन्ड इनर्ट गैस कोर, जिसमें आगे हमारा आ गया रोडियम, पैलेडियम, एक दो आप एग्जांपल लिख सकते हो, रोडियम, पैलेडियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी एक्सेट्रा। ओके, तो क्लास ए मेटल्स होती है जो क्लास ए, और एक हमारे पास है क्लास बी। क्लास ए में कौन से आ गए, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लास बी में कौन से आ गए हमारे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लास ए मेटल्स अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन वीकली, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स वीकली एंड फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो वो कौन कौन से हो गए हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन को वीकली अट्रैक्ट करेगी और स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो क्लास ए वाले जितने भी हैं नाइट्रोजन उन्हीं लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन डोनर एटम है। और जो हमारी क्लास बी है, क्लास बी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी विद दोज लिगेंड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल आयन, which can accept इलेक्ट्रॉन, उन्हीं लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगी विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल आयन, और फॉर्म करेगी पाई बॉन्ड। जो लिगेंड मेटल आयन के साथ पाई बॉन्ड बना सकते हैं अगर उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, वैसे तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, लेकिन मेटल से भी वो इलेक्ट्रॉन ले सकती है, पाई बॉन्ड बना सकती है। तो वो लिगेंड कौन कौन से, जिनमें फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमाइड और आयोडाइड डोनर एटम्स हो। तो क्लास ए जो ग्रुप 1, ग्रुप 2 है और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम है, वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डोनर एटम है, उन लिगेंड्स के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी। और क्लास बी जो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट है, रोडियम है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, मरकरी है, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये उन लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिन मेटल आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स वो लिगेंड के साथ को देंगे और एक क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। इन दोनों के अलावा एक बॉर्डर लाइन भी हमारे पास है, बॉर्डर लाइन मेटल्स है हमारे पास, जो इन दोनों की कैटेगरी में फॉल होती है, और उसमें हमारे पास आते हैं मैग्नीज, टंगस्टन, थैलियम एंड लेड। ये चार हैं जो बॉर्डर लाइन है, और ये फॉर्म करती है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वेरिंग स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड, दैट इज द नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में सबसे पहला आता है हमारे पास साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड,
तो साइज और चार्ज लिगेंड का वो भी स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे मेटल आयन का साइज छोटा होना चाहिए और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे लिगेंड का साइज और चार्ज भी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को डिटरमाइन करने में। तो जैसे F नेगेटिव और क्लोराइड में से जो F नेगेटिव है, जैसे Fe2 पॉजिटिव बनाया और FeCl2 पॉजिटिव बनाया, तो लॉग बीटा की वैल्यू यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 1.3 है। इट मीन्स फ्लोराइड स्मॉलर द साइज ऑफ एन आयन। तो मेटल का भी साइज छोटा होना चाहिए और लिगेंड का साइज भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्लोरेट है और एक पर क्लोरेट है, तो आपको पता है पर क्लोरेट आयन की लेस टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, और जितना ज्यादा चार्ज होगा, अगेन मोर द चार्ज ऑफ द लिगेंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट आता है बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि ग्रेटर द ईज ऑफ, व्हाट इज बेसिक स्ट्रेंथ, लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगेंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। यानी कि ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, मोर द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स। और बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने का हमारे पास क्या है, अगर कोई लिगेंड स्ट्रांगली बाइंड करता है H पॉजिटिव के साथ, यानी कि उसकी बेसिक स्ट्रेंथ मोर है, फॉर्मली अटैच होता है H पॉजिटिव के साथ, तो मोर बेसिक स्ट्रेंथ है, मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जैसे हमारे पास Cn नेगेटिव है और NH3 है, ये दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि दे फॉर्मली कंबाइन विद H पॉजिटिव टू फॉर्म HCN एंड द NH4 पॉजिटिव एज कंपेयर टू वाटर। एज कंपेयर टू वाटर, जो वाटर है वाटर फॉर्मली कंबाइन नहीं करता, H3 पॉजिटिव बनाता है लेकिन इतनी फॉर्मली कंबाइन नहीं करता। ओके, ये इक्विलिब्रियम में लाई करता है एक्चुअली, जितना डिसोसिएट होता है उतना। ओके, तो जो HCN और NH4 पॉजिटिव है, यहाँ पे जो H पॉजिटिव है CN और साइनाइड आयन और अमोनिया के साथ फॉर्मली अटैच हो जाता है, इट मीन्स इनकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्गर लिगेंड है एज कम्पेयर टू, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।